सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल में। दोस्तों, कई बार दिशा भटकने के कारण बच्चा अपने माँ बाप से दूर चला जाता है और माँ बाप को बहुत ज्यादा दुख होता है। माँ बाप की हमेशा यही चाहत रहती है कि बच्चा वापस हमारे पास लौट के आ, और माँ बाप वहां पर बोल पड़ते हैं कि लौट आओ ना कि तुम बिन सूना है घर का आंगन, लौट आओ ना कि तुम बिन सूना है घर का आंगन, लौट आओ ना कि तुम बिन सूना है सपनों का दामन। जी हां, भले ही तेरी दिशा बदल गई हो, तू भटक गया हो, लेकिन तेरे लौटने की चाहत हमेशा बनी हुई है। ठीक उसी प्रकार से प्रकाश भी कई बार अपनी दिशा से भटक जाता है, और यदि वह वापस अपनी पहले वाली दिशा के अंदर आ जाता है, पहले वाले माध्यम में आ जाता है, तो इसी घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शॉर्ट में इसको दर्शाते हैं TIR से। तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है पूर्णांतिक परावर्तन? क्या होती है पूर्णांतिक परावर्तन की शर्तें? ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो पूर्णांतिक परावर्तन से संबंधित है? ये सब कुछ हम जानने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अतः अंत तक आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। इससे पहले कि मैं आपको पूर्णांतिक परावर्तन पढ़ाऊं, यहां पर एक टॉपिक से आपका परिचय होना आवश्यक है, और उस टॉपिक का नाम है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को I के नीचे C लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। क्रांतिक कोण को समझ जाएंगे तो उसके बाद में आता है पूर्णांतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण जरा क्या होता है समझिएगा। यहां पर ये दो माध्यम है, ये पहला वाला माध्यम है और ये दूसरा वाला माध्यम है, और ये दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह है, इसका नाम है पृथककारी पृष्ठ। पृथककारी जो पृथक करने वाली सतह है उसे बोलते हैं पृथककारी पृष्ठ। ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम, दोनों को सेपरेट करने वाली ये सतह है। ये यहां पर अपन ने बनाया, इसे बोलते हैं अभिलंब। पृष्ठ के लंबवत जो रेखा होती है उसे अपन कहते हैं अभिलंब। माना पहले वाला माध्यम है सघन और दूसरे वाला माध्यम है विरल, तो यहां पर मैंने लिख दिया पहले वाला माध्यम सघन और दूसरा विरल। ये प्रकाश की आने वाली किरण है, और आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण का नाम है आपतित किरण। अब ये किरण यदि माध्यम नहीं होता, दूसरा माना पहला ही होता पूरा, तो सीधी जा रही थी ऐसे, लेकिन क्या हुआ कि ये सघन था और यहां पर ये माध्यम विरल हो गया, तो अपने पथ से भटक गई। और प्रकाश का अपने पथ से भटकना, प्रकाश का माध्यम बदलने पर अपने पथ से भटकना ही अपवर्तन कहलाता है। और मैंने ये भी बताया था कि जब अपने पथ से भटकेगी तो या तो पास आएगी अभिलंब के, या दूर जाएगी। अब ये जो आपतित किरण है, उसके बाद में ये किरण या तो पास आएगी या दूर जाएगी। ये मैंने अपवर्तन में समझाया था। यदि नीचे वाला मजबूत है, अर्थात नीचे वाला मजबूत माध्यम है, तो ऐसी स्थिति में अपवर्तित किरण पास आएगी, और यदि नीचे वाला कमजोर है तो कभी भी अपवर्तित किरण पास नहीं आएगी, अगली का मतलब अपवर्तित किरण दूर जाएगी। यहां पर ये जो नीचे वाला माध्यम है विरल है, मतलब कमजोर है, तो बताइए ये प्रकाश की आपतित किरण का मूल पथ था कि ये दूर जाएगी, तो अपवर्तित किरण दूर जाएगी। और यदि सपोज करो नीचे वाला सघन होता और ऊपर वाला विरल होता, तो फिर अपवर्तित किरण अभिलंब के पास आती। तो ये मैंने अपवर्तन के अंदर अच्छे से आपको समझा दिया कि नीचे वाला कैसा है। आपको ये देखना है कि नीचे वाला माध्यम, ये ऊपर वाला माध्यम है, जिसको बोल रहे हैं नीचे वाला माध्यम। यदि नीचे वाला माध्यम कमजोर है तो ऐसी स्थिति में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर जाएगी, कभी भी पास नहीं आएगी अभिलंब के। लेकिन यदि नीचे वाला मजबूत है, अर्थात सघन है, तो ऐसी स्थिति में अपवर्तित किरण अभिलंब के पास आएगी। यहां पर ये विरल माध्यम है, इसलिए अपवर्तित किरण अभिलंब से क्या गई है, दूर गई है। अच्छा, अब यदि मैं इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण, और इसे अपन बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण का अभिलंब से बनने वाला कोण अपवर्तन कोण, और आपतित किरण का अभिलंब से बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। मैंने आपको बताया था आपतन कोण, अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण, सभी कोण जिससे बनते हैं, और वो किससे बनते हैं, अभिलंब से। अब मैं क्या कर रहा हूं जरा देखिएगा। मैंने आपतन कोण को बढ़ा दिया, मतलब इस किरण को मैं यों ले आया, तो जैसे ये बढ़ा दिया अगली और दूर हो गई। मैंने इसको और चौड़ा कर दिया, अगली और चौड़ी हो गई, दूर हो गई।
मैंने इसको और चौड़ा कर दिया, आपतन कोण को इतना बढ़ा दिया, तो अपवर्तित किरण इस प्रकार से दूर होती होती ये तो आडी पड़ गई, ये अपवर्तित किरण ऐसे दूर होती होती आडी पड़ गई। ऐसा आपतन कोण जिस पर अगली आडी पड़ जाए, अगली का मतलब है अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण आडी पड़ जाती है अर्थात पृष्ठ के समांतर हो जाती है, ऐसे आपतन कोण को ही हम कहते हैं क्या? क्रांति कोण। तो क्रांति कोण की यही परिभाषा है कि एक ऐसा आपतन कोण, इतना आप आपतन कोण करो जिसके कारण कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए तो ऐसी स्थिति में अपवर्तित किरण पृष्ठ के समांतर हो जाती है, तो ऐसे आपतन कोण को ही क्या बोलते हैं? क्रांति कोण। तो याद रखें, क्रांति कोण जो होता है एक आपतन कोण होता है। अच्छा, और ये जो कोण यहां पर बनता है, बताओ जब ये आडी हो जाती है अपवर्तित किरण, तो अपवर्तन कोण बनता है 90 डिग्री। कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो ये अपने आप में भी क्वेश्चन है, क्रांति कोण पर अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। अच्छा, अब यहां पर बात ये आती है कि यहां पर ये क्रांति कोण की परिभाषा क्या है, तो मैं यहां पर इसकी परिभाषा लिख रहा हूं। तो परिभाषा क्या है इसकी? जब प्रकाश, बताओ कहां से कहां गया? सघन से विरल। जब प्रकाश सघन माध्यम से, कंडीशन है सघन से विरल में जाएगा तभी तो ये अवलंब से दूर होती आडी पड़ेगी। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो अपवर्तित किरण पृष्ठ के समांतर हो जाती है। अपवर्तित किरण कौमा पृष्ठ के समांतर हो जाती है, या अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। लिख रहा हूं, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। दोनों ही कंडीशन है, या तो पृष्ठ के समांतर है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। तो ऐसे आपतन कोण जिस पर यह घटना हुई, तो ऐसे आपतन कोण जिस पर यह घटना हुई उसे क्रांति कोण कहते हैं, उसे क्रांति कोण कहते हैं। तो ये क्रांति कोण की परिभाषा है। मैं वापस एक बार बोल रहा हूं, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तित किरण पृष्ठ के समांतर हो जाती है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो ऐसे आपतन कोण जिस पर यह घटना हुई कि ये आडी पड़ गई, और ऐसे आपतन कोण जिस पर यह घटना हुई उसी को अपन क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। मैंने यहां पर ये आपकी जो परिभाषा लिखी है, जो भी मैं आपको समझा रहा हूं उनको मैं यहां पर लिखने का भी प्रयास कर रहा हूं, लेकिन डिटेल के अंदर यदि अपन इनको चाहते हैं पूरी चीजें, तो आपको टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लें। जैसे व्हाट्सएप होता है वैसे टेलीग्राम होता है। तो टेलीग्राम चैनल पर आप साइंस फर्स्ट, जैसे ही टेलीग्राम पर जैसे आप चैनल साइंस फर्स्ट टाइप करोगे तो साइंस फर्स्ट चैनल पर आपको ये सभी पीडीएफ फॉर्म के अंदर उपलब्ध है, तो वहां पर आप डिटेल के अंदर इनको देख सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक तरीका है कि यदि अपन पीडीएफ फॉर्म के अंदर इनको देखना चाहते हैं, लिखी हुई मटेरियल, स्टडी मटेरियल देखना चाहते हैं, तो आपको टेलीग्राम पर साइंस फर्स्ट चैनल से जुड़ना है। अच्छा, तो ये क्रांति कोण जो होता है, याद रखिएगा, ये एक आपतन कोण ही होता है। तो क्रांति कोण कोई अलग से पूछे कि क्रांति कोण क्या होता है? आपतन कोण का विशेष मान। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर आपतन कोण का विशेष मान। आपतन कोण का विशेष एक मान होता है, और आपतन कोण का ऐसा विशेष मान जिस पर कि अपवर्तन कोण कितना होता है? बोलो, 90 डिग्री। ये लिखा है ना परिभाषा में नीचे भी। तो ये अलग से भी एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया कि क्रांति कोण क्या होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि क्रांति कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है, क्या परावर्तन कोण होता है, क्या आपतन कोण होता है। तो क्रांति कोण एक विशेष आपतन कोण ही होता है। और क्वेश्चन दूसरा बनता है कि क्रांति कोण पर अपवर्तन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। अच्छा, अब यहां पर बात यह आती है कि गुरुजी ये क्रांति कोण की हमने परिभाषा समझ ली, लेकिन इस क्रांति कोण का सूत्र क्या है? तो आगे मैं यहां पर लिख रहा हूं क्रांति कोण का सूत्र। तो यहां पर इसको मैं मिटा के और हेडिंग डाल रहा हूं, और वो है क्रांति कोण का सूत्र। क्रांति कोण का सूत्र क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो, इसका सूत्र काफी सिंपल है। यहां पर एक बार मैं वापिस चित्र बना रहा हूं जो अपन ने बनाया था। ये अभिलंब है, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। पहला वाला माध्यम सघन है, कंडीशन है, और दूसरा वाला माध्यम विरल है। एक ऐसा चौड़ा आपतन कोण लिया ये
जिस पर कि अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण ऐसे आडी पड़ गई और ये कोण आपका 90 डिग्री हो गया अपवर्तन कोण। तो ये जो चौड़ा कोण लिया आपतन कोण, इसी को अपन ने बोला था क्रांति कोण। क्रांति कोण एक आपतन कोण ही होता है। क्रांति कोण को मैंने बताया था आईसी से लिखते हैं, और क्रांति कोण में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। माना पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 है, दूसरे माध्यम में v2 है। पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य λ1 है, दूसरे माध्यम में λ2 है। पहले माध्यम का अपवर्तनांक η1 है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक η2 है। ये अपन ने सिंबल में मान लिया। 1 का मतलब पहले माध्यम में, 2 का मतलब दूसरे माध्यम में। अब क्रांति कोण का सूत्र अलग से कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्रांति कोण का सूत्र जो अपवर्तन का दूसरा नियम था, अब आप कहोगे गुरुजी अपवर्तन का दूसरा नियम तो याद है, और उसका नाम था स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम से क्रांति कोण का सूत्र निकलता है। तो यहां पर स्नेल का नियम अपन लिख रहे हैं। तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम आपने अपवर्तन वाले वीडियो के अंदर स्नेल का नियम अच्छे से देखा होगा। स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर नियत बराबर v1 बराबर η2 बटे η1 बराबर v1 बटे v2 बराबर λ1 बटे λ2। ये स्नेल का नियम मैंने आपको अपवर्तन वाले वीडियो के अंदर समझाया था। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई, आई का मतलब आपतन कोण, आर का मतलब अपवर्तन कोण, नियत होता है η2 बटे η1 बराबर v1 बटे v2 बराबर λ1 बटे λ2। आपको मैंने ये भी बताया था वेग और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के समानुपाती होती है, और दोनों के दोनों अपवर्तनांक के क्या होते हैं? विद्युमानुपाती। तो वेग और तरंग दैर्घ्य समानुपाती। तो वेग है तो v1 यहाँ λ1 और यहाँ v2 यहाँ λ2, क्योंकि समानुपाती है, आमने सामने है, इसलिए ऐसे आ रहे हैं। लेकिन दोनों ही अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात जब v1 करोगे तो η1 इधर आएगा। तो देखो उल्टा आ रहा है, तो यहाँ पर v1 लेकिन η1 इधर आ रहा है, यहाँ पर v2 तो η2 इधर आ रहा है। तो याद रखें वेग तरंग दैर्घ्य समानुपाती, लेकिन दोनों ही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेग तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होती है, लेकिन वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों ही अपवर्तनांक के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। स्नेल का नियम ये अपन को याद है। अब बताओ क्रांति कोण की स्थिति में यदि आपतन कोण को मैं क्रांति कोण लूं, ये आपतन कोण था, उसको यदि मैंने क्रांति कोण लिया तो बताओ क्रांति कोण पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। और जैसे ही ये मान यहां पर मैं रखूंगा तो हो जाएगा, बोलो साइन आईसी, आई की जगह आईसी बटे में हो गया साइन 90, साइन 90 बराबर ये पूरा लिख देंगे। आगे नियत को लिखने की जरूरत नहीं है। η2 बटे η1 बराबर v1 बटे v2 बराबर λ1 बटे λ2। इसको मैं और आगे लिखूं, यहां पर नीचे नहीं लिख रहा, दिखने में दिक्कत आ सकती है। तो ये हो जाएगा साइन आईसी, साइन 90 का मान होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर यहां पे लिखो साइन आईसी बराबर η2 बटे η1, η2 बटे η1 बराबर v1 बटे v2 बराबर λ1 बटे λ2। ये आपके क्रांति कोण का सूत्र आ गया। तो सूत्र अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। स्नेल का नियम याद है आपको, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियत बराबर η2 बटे η1 बराबर v1 बटे v2 बराबर λ1 बटे λ2। आपको आई की जगह आईसी करना है, आर की जगह 90 करना है, और ऐसे कैसे ये योग क्यों। तो आईसी साइन 90 का मान है, तो ये क्रांति कोण का सूत्र है। आईसी कहलाता है क्रांति कोण, η2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, सवाल में देगा, η1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, v1 पहले माध्यम में प्रकाश का वेग है, v2 दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग है। पहले माध्यम में तरंग दैर्घ्य λ1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है? λ2। अब ये सूत्र न्यूमेरिकल में काम में आता है। जैसे आपको न्यूमेरिकल में क्रांति कोण दे दिया और आपको पहले माध्यम में वेग दे दिया, तो दूसरे माध्यम में वेग क्या होगा? तो अपन साइन आईसी बराबर v1 बटे v2 सूत्र काम में ले लेंगे। यदि आपके न्यूमेरिकल में क्रांति कोण दे दिया, पहले माध्यम में तरंग दैर्घ्य दे दी, दूसरे में पूछिए, तो सूत्र काम में लेंगे साइन आईसी बराबर λ1 बटे λ2। तो आपके पास ये पूरा फॉर्मूला है। अपन ये और ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, क्योंकि बराबर है। बराबर का मतलब है अपन कोई सा भी खंड यहां पर उठा सकते हैं, जैसा न्यूमेरिकल है उसके अनुसार खंड उठाना है और अपन को कार्रवाई करनी है। तो ये आपके क्रांति कोण पर हमेशा याद रखें, क्रांति कोण एक आपतन कोण होता है, और ऐसा आपतन कोण जिस पर की अगली अर्थात अपवर्तित किरण आड़ी पड़ जाती है, अर्थात पृष्ठ के समांतर हो जाती है, और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे क्रांति कोण कहते हैं। क्रांति कोण का सूत्र स्नेल के नियम से बनता है, साइन आईसी बराबर η2 बटे η1 बराबर v1 बटे v2 बराबर λ1 बटे λ2। अब यहां पर आगे जो बात आती है कि गुरुजी अपन ने क्रांति कोण की परिभाषा भी समझ ली और क्रांति कोण का सूत्र भी अपन ने देख लिया। अब यहां पर बात यह है कि ये जो क्रांति कोण है इसकी निर्भरता क्या है, किस किस पर यह निर्भर करता है। तो आगे
यहां पर है आगे क्रांतिक कोण की निर्भरता। तो मैं यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं क्रांतिक कोण की निर्भरता, कि आखिरकार क्रांतिक कोण किस किस पर निर्भर करता है। तो नंबर 1, जैसा कि आपको पता है क्रांतिक कोण की घटना कब होगी, जब बताओ पहला वाला माध्यम कैसा होना चाहिए, सघन, और दूसरे वाला माध्यम कैसा होना चाहिए, विरल। तभी तो आपको पता है कि आपतन कोण जो है उसके बाद में ये अपवर्तित किरण जो है ये तो इसकी मूल किरण है, अपवर्तित किरण से दूर होती जाती तो हटनी पड़ेगी। और बताओ अपवर्तित किरण दूर कब होगी, जब पहले वाला सघन होगा और दूसरा विरल होगा। अब कैसा सघन है और कैसा विरल है, इसकी सघनता कैसी है, इसकी विरलता कैसी है। तो सघनता और विरलता माध्यमों की प्रकृति पर निर्भर करता है क्रांतिक कोण। तो पहला जो यहां पर आप बात आती है कि क्रांतिक कोण की निर्भरता है माध्यमों की प्रकृति पर, माध्यमों की प्रकृति पर, कि माध्यम है उनकी प्रकृति कैसी है। और आपको पता है क्रांतिक कोण की घटना में पहले वाला माध्यम सघन और दूसरे वाला माध्यम क्या होता है, विरल। अर्थात क्रांतिक कोण की घटना में प्रकाश सघन से विरल में जाता है, उस सघन माध्यम की सघनता कितनी है, विरल माध्यम की विरलता कितनी है, उसके अनुसार क्रांतिक कोण का मान अलग अलग होता है। तो पहली बात तो क्रांतिक कोण की जो निर्भरता है वो है माध्यमों की प्रकृति पर। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, कुछ महत्वपूर्ण मैं युग्म ले रहा हूं, जोड़े ले रहा हूं जो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं, और उन युग्म या जोड़ों के लिए पूछते हैं कि क्रांतिक कोण का मान कितना होगा। तो मैं अभी आपको याद कराऊं, जैसे अपन किसी तालाब में कूदे, किसी तालाब में या समुद्र में अपन कूदे, याद करने के लिए, तो पानी में कूदे अपन। अब कूदे तो पहले अपन को कूदने पर मिले कांच, भाई कूदे तो अपन को क्या मिले, कांच मिले, कूदने पर पहले अपन को कांच मिले। लेकिन अपन गहराई पर गए तो अपन को हीरे मिले, हीरे का मतलब मूल्यवान है। तो आप कभी भी कोई भी चीज यदि आप महत्वपूर्ण या मूल्यवान चीज प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको डेप्थ तक जाना पड़ेगा, गहराई तक जाना पड़ेगा। अधिक अच्छी सफलता के लिए तो प्रयास बहुत ही गहरे होने चाहिए। तो वो क्यों बात यहां पर है कि पानी में कूदे, और पानी में कूदे तो पहले कांच मिले और बाद में क्या मिले अपन को, हीरे। और कूदे कहां से, वायु से। तो आगे मैं लिख रहा हूं वायु और वायु। देखो आपको क्रांतिक कोण के मान याद हो जाए। अब यहां पर ये अपन ने लिख दिया। तो बताओ क्रांतिक कोण का मान क्या है। तो पानी वायु के लिए क्रांतिक कोण पूछे तो कितना होगा, कांच वायु के लिए कितना होगा, और हीरे वायु के लिए कितना होगा। बताओ ये जो पहले वाले माध्यम है ये सब के सब कैसे हैं, बोलो, सघन, और दूसरे वाले माध्यम क्या है, विरल। और यहां पर मैं लिख रहा हूं क्रांतिक कोण। तो देखो सारणी आपको याद करा रहा हूं कुछ युग्मों के लिए क्रांतिक कोण के मान। तो सारणी कैसे याद हुई, पानी में कूदे, पानी में कूदने पर पहले क्या मिले, कांच, और फिर क्या मिले, हीरे। कूदे कहां से, वायु से। तो आगे लिख देना वायु वायु वायु। तो क्वेश्चन आता है पानी और वायु युग्म के लिए, यदि पहला वाला माध्यम पानी है और दूसरा वाला माध्यम वायु है तो बताओ क्रांतिक कोण का मान कितना होगा। ऐसे कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा और हीरे वायु के लिए कितना होगा। तो याद रखें 4 दूना 48, 4 दूना 48 और बीच में 42। याद करने का तरीका है 4 दूना 48 और बीच में 42। 42 का मतलब इनका कोई औसत नहीं है, या बोल रहे हैं, बस एक बोलने का तरीका है। 4 दूना 48 और बीच में 42। तो आपको याद हो गया पानी वायु के लिए क्रांतिक कोण 48 डिग्री, कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण 62 डिग्री, और हीरे वायु के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, 24 डिग्री। अब यहां पर क्वेश्चन यह भी आ जाता है, ये बढ़ के देखो। क्वेश्चन तो टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वहीं पर आपको क्वेश्चन जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चनों का निर्माण कैसे होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन। इसलिए थोड़ा सा टॉपिक पढ़ो, रुक जाओ। मैं तो कहता हूं कि आप वीडियो भी देखते हो तो वीडियो को थोड़ा देखें, फिर उसके बाद में उसको रोक दें, और उसके बाद में जितना आपने सुना है, मैंने बताया, उसके बारे में सोचें, चिंतन मंथन करें, उसके बाद फिर उसको स्टार्ट कर दें, फिर आगे बढ़ जाओ। ये भी एक तरीका होता है। अच्छा, अब यहां पर देखो क्वेश्चन यूं आता है, ये यहां पर अवलंब है, और माना ये पहले वाला माध्यम है पानी, और ये वाला माध्यम उसने क्वेश्चन में दे रखा है हवा, और उसने कहा कि ये कोई किरण है और ये किरण यूं हो गई, ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। उसने ये पूछा है कि ए कोण का मान क्या होगा। क्वेश्चन यहां पर यह है, प्रदर्शित चित्र में कोण ए का मान क्या होगा। साफ पता चल रहा है कि प्रकाश की एरो आ रहा है, तो पानी से बताओ कहां जा रहा है, हवा में, पानी से हवा में जा रहा है, अर्थात पानी सघन है और हवा क्या है, विरल है। और आपको पता है आपतित किरण के बाद में अपवर्तित किरण पृष्ठ के समांतर हो गई, और आपको पता है कोई भी अपवर्तित किरण पृष्ठ के समांतर कौन से कोण पर होती है, क्रांतिक कोण पर। तो बताओ क्रांतिक कोण का मान कितना होगा, बोलो 48 डिग्री। तो यहां पर ए का मान 48 है। यदि कोई भी प्रकाश की किरण पानी से हवा में जा रही है, यदि कोई भी प्रकाश की किरण पानी से हवा में जा रही है, और ऐसी स्थिति के अंदर
यदि अपवर्तित किरण पृष्ठ के समांतर दी हुई है तो पक्का है ये क्रांति कोण ही होगा, और क्रांति कोण का मान पानी वायु के लिए कितना होगा, 48 डिग्री। क्वेश्चन यह भी आ सकता है दूसरा, उसके अंदर ये अपन ने कर दिया, पहले वाला माध्यम आपको दे दिया कांच और दूसरा वाला माध्यम दे दिया आपको वायु, और यहां पर ये किरण आके यो कर दी, वही आडी कर दी, आडी कर दी मतलब पृष्ठ के समांतर। तो बताओ ये वाला कोण कितना होगा, तो आपको पता है आपतित किरण और उसके अंदर अपवर्तित किरण पृष्ठ के समांतर हो रही है, तो ये क्रांति कोण ही है। और बताओ कांच वायु के लिए क्रांति कोण का मान कितना होगा, 42 डिग्री। तो आपको कोई पूछे कि कोण का मान कितना होगा, इसको कुछ भी नाम दे देगा ए बी एक्स वाई, तो बताओ इसका मान कितना होगा, 42 डिग्री। तो क्रांति कोण की निर्भरता में याद रखें माध्यमों की प्रकृति के अनुसार, और कुछ मैंने महत्वपूर्ण माध्यम लिए, कुछ जोड़े लिए, और उन जोड़ों के लिए मैंने आपको क्रांति कोणों के मान बताए। तो याद रखें पानी, कांच, हीरा, इधर वायु वायु वायु, और 24 दूना 48 और बीच में 42 आपको याद रहेगा। क्रांति कोण की जो दूसरी निर्भरता है माध्यमों की प्रकृति के अलावा, सेकंड जो निर्भरता है वो है ताप पर, टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रेचर, टेम्परेचर, ताप पर। ताप पर आप कहोगे गुरुजी ताप पर क्रांति कोण कैसे निर्भर करता है, जरा समझिएगा। यदि ताप ज्यादा है, यदि ताप ज्यादा है तो अपवर्तनांक कम होगा। अपवर्तनांक को ईटा से लिखते हैं, ये क्यों पढ़ाते हैं ना, इसका नाम है ईटा। कई बच्चे तो इसको बोलते हैं नीटा, क्योंकि उनको एन का जैसा है वो खींचते हैं, एन का जैसा है पकड़ के खींचते हैं। तो कई तो बोलते हैं इसको नीटा। ये नीटा नहीं है, ये नीटा नहीं, तेरा नाम है ईटा। तू दिखता भले ही एन का जैसा नीटा, लेकिन तेरा नाम है ईटा। अच्छा, ईटा जो है अर्थात अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ताप बढ़ेगा अपवर्तनांक घटेगा। और आप सोचो अपवर्तन यदि कम है तो आपको क्रांति कोण ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये कि जब अपन ने इस कोण को, आपको ये पहला वाला माध्यम अपन ने सघन लिया था और दूसरा वाला माध्यम विरल लिया था। आपको पता है मूल पत्ता ये ऐसे हो गई, फिर अपन ने इसको और बढ़ाया तो ये ऐसी हो गई, फिर अपन ने और बढ़ाया तो ऐसे हो गई। आप सोचो यदि ऐसे हो ही नहीं रही है, अपवर्तन कम हो रहा है इसका, तो आपको फिर ये बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आपतन कोण लोगे तब जाके वो आडी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ यदि अपवर्तन कम हो रहा है तो आपको क्रांति कोण का मान ज्यादा लेना पड़ेगा। तो ये ताप पर निर्भरता है। ताप यदि ज्यादा है अपवर्तनांक कम होगा, क्योंकि ताप का उल्टा अपवर्तनांक है, अपवर्तन वाले वीडियो के अंदर बताया था। और जब जब अपवर्तन कम होगा तब तब क्रांति कोण का मान अधिक लेना पड़ेगा। तो ये दूसरी निर्भरता है। तो क्वेश्चन आता है ताप बढ़ाने पर क्रांति कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सीधा बोल सकते हो ताप बढ़ाने पर क्रांति कोण का मान बढ़ेगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अपवर्तनांक घटेगा। और यदि अपवर्तन ही कम हो रहा है तो फिर आपको क्रांति कोण का मान ज्यादा लेना पड़ेगा, तब जाके अपवर्तित पृष्ठ के समांतर होगी। और जब तक अपवर्तित पृष्ठ के समांतर नहीं होगी तब तक ये कोण क्रांति कोण नहीं कहला सकता। कोई भी आपतन कोण क्रांति कोण कब कहलाएगा, जब अपवर्तित पृष्ठ की क्या हो जाती है, समांतर। तो ये सेकंड निर्भरता है ताप पर। उल्टा भी पूछ ले, यदि ताप कम है तो क्रांति कोण भी क्या होगा, कम। ताप बढ़ाने पर क्रांति कोण बढ़ता है, तो उल्टा बोल लो ताप घटाने पर क्रांति कोण का मान घटता है। तीसरी निर्भरता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या रंग पर। तरंगदैर्घ्य से हमेशा एक शब्द जुड़ा हुआ है बच्चों, रंग। मैं कभी आपको पढ़ाऊंगा कि वस्तुओं के रंग टॉपिक क्या है। तरंगदैर्घ्य से जुड़ा हुआ शब्द होता है रंग। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या रंग पर कैसे निर्भर करता है, तो जरा देखिएगा। यदि तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, लैम्डा का मान ज्यादा, तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से लिखते हैं, तो आपको ये पता है कि तरंगदैर्घ्य का उल्टा अपवर्तनांक होता है। तो बताओ तरंगदैर्घ्य ज्यादा तो अपवर्तनांक कम। और अभी जस्ट पढ़ाया था यदि अपवर्तन कम हो रहा है तो पक्का है वही बात, क्रांति कोण का मान क्या होगा, ज्यादा। और यदि उल्टा बोले तरंगदैर्घ्य कम है, तरंगदैर्घ्य कम है तो अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा। और अपवर्तनांक ज्यादा होगा तो क्रांति कोण क्या लेना पड़ेगा, कम लेना पड़ेगा। तो ये प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या रंग पर निर्भर करता है। क्वेश्चन आता है तरंगदैर्घ्य को बढ़ाने पर क्रांति कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप राइट आंसर बोलिएगा तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर क्रांति कोण बढ़ेगा और तरंगदैर्घ्य घटाने पर क्रांति कोण घटेगा। तो यहाँ पर ये आपको याद रखें, क्योंकि तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर अपवर्तनांक घटता है और अपवर्तनांक घटेगा तो क्रांति कोण का मान ज्यादा लेना पड़ेगा। और तरंगदैर्घ्य यदि कम है तो तरंगदैर्घ्य कम है तो अपवर्तनांक ज्यादा है, अपवर्तन यदि ज्यादा हो रहा है तो क्रांति कोण ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्रांति कोण क्या होगा, कम होगा। तो ये आपको क्रांति कोण की निर्भरता बता दी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जरा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो टॉपिक चल रहा था क्रांति कोण की निर्भरता। यहां पर ये जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है कि दो आपको चित्र दे रखे हैं, दो यहां पर आपको चित्र दिए हुए हैं
और ये मिटा के ये लो जी। तो देखो यहाँ पर दो चित्र क्या है, एक यहाँ पर अपन ने ये डायग्राम बनाया, एक यहाँ पर ये डायग्राम बनाया। ये अपन ने दोनों में बना दिए अभिलंब। क्या बना दिए? अभिलंब। ये आने वाली किरण है, ये माना लाल प्रकाश है, लाल रंग का मार्कर दिख भी रहा है, लाल प्रकाश। और माना ये किरण ऐसे आड़ी पड़ गई। आपको पता है यदि आने वाली किरण आड़ी पड़ जाए तो इसका मतलब ये क्रांति कोण है। ऐसा आपतन कोण जिस पर की आपतित किरण के बाद में अपवर्तित किरण आड़ी पड़ जाती है, आड़ी पड़ जाए, पृष्ठ के समांतर हो जाए, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, वही तो क्रांति कोण है। अच्छा, अब एक दूसरा चित्र है, उसमें मैंने नीला प्रकाश लिया, देखो ये नीला रंग का दिख रहा है, और ये प्रकाश ऐसे हो गया, इसका मतलब ये भी क्रांति कोण है, क्योंकि आपतित किरण के बाद में अपवर्तित जो किरण है ये पृष्ठ के समांतर हो गई। क्वेश्चन यहां पर यह है कि यदि ये कोण ए है और ये कोण बी है तो कौन सा कोण अधिक है? क्वेश्चन यहां पर यह है प्रदर्शित चित्र में कौन सा कोण अधिक है? प्रदर्शित चित्र में कौन सा कोण अधिक है, ए या बी? कौन सा कोण अधिक है? कौन सा कोण अधिक है, ये क्वेश्चन है यहां पर, कौन सा कोण अधिक है। अब आपको पता है विबग्योर, रंगों को जो याद रखते हैं तरंग दैर्घ्य में, वो विबग्योर से अपन बोलते हैं, पैनी आपी नाला या बैजानी अपी नाला। विबग्योर की फुल फॉर्म क्या होती है, ये अपन ने प्रकाश के अंदर, मैंने आपको एक प्रिज्म वाला जो वीडियो है उसके अंदर इसको समझा रखा है। विबग्योर, और विबग्योर में तरंग दैर्घ्य ऐसे बढ़ती है, ये बढ़ती बढ़ती तरंग दैर्घ्य बताओ सबसे ज्यादा किसकी होती है? लाल की, और सबसे कम होती है बैंगनी की। तो विबग्योर को अपन वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं बैनिया पिनाला या बैजानी अपी नाला, दोनों ही सही है। अच्छा, अब बताओ सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? लाल की। लाल प्रकाश की सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा है। और बताओ जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, लैम्डा ज्यादा है, तो क्रांति कोण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ये क्रांति कोण ज्यादा होगा। और बताओ सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी है? बैंगनी की। तरंग दैर्घ्य तो ऐसे बढ़ती है, तो सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी की। तो बैंगनी तेरी तरंग दैर्घ्य सबसे कम, और जिसकी तरंग दैर्घ्य कम है, तो बताओ क्रांति कोण भी क्या होगा? कम होगा। तो ये क्रांति कोण कम होगा, ये क्रांति कोण ज्यादा होगा। तो यहाँ पर ए बड़ा होगा, और ए किससे बड़ा होगा? बोलो, बी से। मतलब ये कोण ज्यादा होगा और ये कोण कम होगा। माना ये कोण यदि 30 डिग्री है तो ये कोण 30 डिग्री से कम होगा। 30 डिग्री से कम कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड है कि कैसे कैसे यहाँ पर माध्यम है। लेकिन पक्का है कि यदि ये 30 डिग्री है, यदि माना कि ये 30 डिग्री है, तो ये पक्का है 30 डिग्री से कम कोण देने पर ही नीले प्रकाश में अपवर्तित किरण आड़ी पड़ जाएगी। यदि लाल प्रकाश पर अपवर्तित किरण 30 डिग्री पर आड़ी पड़ रही है, यदि आपके लाल रंग का प्रकाश है तो 30 डिग्री पर यदि आड़ी पड़ती है, तो पक्का है नीला जब लोगे ना, तो नीला लोगे तो नीले पर तो कम पे आड़ी पड़ जाएगी, लाल पे ज्यादा करने पर आड़ी पड़ती है, और नीले पर कम करने पर आड़ी पड़ती है। और यहां पर आड़ी क्या पड़ती है? अपवर्तित किरण। तो ये भी आपको याद रखना है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, जिस रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा है उसका क्रांति कोण ज्यादा है, और जिस रंग की तरंग दैर्घ्य कम है उसका क्रांति कोण भी क्या है? कम है। तो ये यहां पर बात है क्रांति कोण की निर्भर। अब सवाल ये उठता है, गुरु जी ये क्रांति कोण हम समझ गए, इसकी परिभाषा समझ गए, इसका सूत्र समझ गए, इसकी निर्भरता भी हमने देख ली, कुछ महत्वपूर्ण माध्यमों के क्रांति कोण भी हमने याद कर लिए, जो मैंने आपको याद करवाए थे कि पानी के अंदर कूदने पर अपन को कांच मिले, फिर हीरे मिले, तो आपको मैंने याद भी करवाई थी वो सारणी कि 24 दूना 48 और बीच में 42। अब यहां पर है कि आखिरकार ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पर पहली घटना, पहली नॉर्मल घटना, कोई आपसे कहे प्रकाश की पहला माध्यम दूसरा माध्यम, माना पहला है सघन और दूसरा वाला माध्यम विरल है। ये अच्छे से जानते हो आपतित किरण का मूल पथ ये है, लेकिन सघन से विरल पे जाने पर अर्थात कमजोर, नीचे वाला कमजोर है, तो ये प्रकाश की किरण दूर चल जाती है। ये नॉर्मल यहां पर चित्र है। सेकंड चित्र जरा देखिएगा, सेकंड चित्र में क्या है। सेकंड चित्र में क्या हुआ कि जब मैंने इस कोण को बढ़ा दिया, अपन ने ये तो करा था, इस कोण को बढ़ा दिया, और इसको अपन ने बढ़ा दिया, तो बढ़ाने पर ये किरण जो थी अपवर्तित किरण, ये पृष्ठ के समांतर हो गई, और पृष्ठ के समांतर हो गई, बताओ इस कोण को क्या बोलोगे? क्रांति कोण। ये नॉर्मल आपतन कोण कहलाएगा, लेकिन यहां पर स्पेशली आपतन कोण को क्या बोलते हैं? क्रांति कोण। और बताओ अपवर्तन कोण कितना हो जाता है? 90 डिग्री। अब ये पूर्णांतिक परावर्तन क्या होता है? ये तो होता है नॉर्मल सामान्य विधा, ये है क्रांति कोण की विधा। तो ये चित्र है क्रांति कोण का चित्र।
क्रांति कोण पर ऐसी घटना होती है, तो ये तो क्रांति कोण की बात होगी। क्रांति कोण पर, जब क्रांति कोण पर ये नॉर्मल है, क्रांति कोण से कम कोणों पर सामान्य स्थिति, क्रांति कोण से कम कोण पर सामान्य स्थिति में जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से कम हो, मतलब आपतन कोण का मान जब क्रांति कोण से कम हो, आपतन कोण आई का मान क्रांति कोण से कम हो तो ये होगा। यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो तो ये होगा। लेकिन अब तीसरी स्थिति है, यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा कर दे, तो जरा देखो अपन यहाँ पर तीसरा चित्र में यहाँ बना रहा हूं और ये यहाँ पर अवलंब बना दिया। वही पहला वाला माध्यम अपन ने सब में क्या लिया है, सघन, और दूसरा वाला विरल। यहाँ पर भी मैं लिख दूं, पहले वाला माध्यम क्या ले रहे हैं अपन, सघन, और दूसरा वाला माध्यम क्या ले रहे हैं, विरल। अब मैं इसको और भी चौड़ा करता हूं। आपको पता है जब अपन ने इसी को चौड़ा करा तो चौड़ा करते करते आड़ी पड़ गई, लेकिन यदि इसको और चौड़ा कर देंगे और ऐसे चौड़ा कर दिया सोचो तो फिर तो ये खड़ी हो जाएगी। तो यदि क्रांति कोण से भी ज्यादा कोण ले लिया, क्रांति कोण पर तो आपको पता है ये अपवर्तित किरण जो है आड़ी पड़ी, लेकिन यदि उसके बाद में भी और चौड़ा कर दिया तो चौड़े के बाद में तो अगली आड़ी के बाद में खड़ी हो जाएगी। तो ये जो घटना है कि जब आपने आपतन कोण को क्रांति कोण से ज्यादा ले लिया, ये आपतन कोण को किससे बड़ा ले लिया, क्रांति कोण से बड़ा ले लिया, तो ऐसी स्थिति में आपतित किरण वापस उसी माध्यम में लौट कर आ जाती है जिस माध्यम से गई है। तो अपवर्तित किरण जो है वो वापस उसी माध्यम में आ जाती है और इसी घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूरी की पूरी उधर ही आ गई, जिधर से गई तो उधर ही आ गई, तेरा तो पूरा का पूरा परावर्तन हो गया, तेरा तो अब अपवर्तन है ही नहीं, तेरा तो नीचे वाला पार्ट या साफ है। और यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा लेंगे, याद रखना क्रांति कोण तक तो आड़ी पड़ेगी, लेकिन इससे ज्यादा यदि और चौड़ा कर दोगे तो आड़ी के बाद में खड़ी हो जाएगी। और यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा, ग्रेटर देन का मतलब ज्यादा, आपतन आई का मतलब आपतन कोण, आपतन कोण का मान ज्यादा है ग्रेटर देन किससे, क्रांति कोण से, तो ऐसी स्थिति में अपवर्तित किरण पृष्ठ के समांतर के बाद में खड़ी हो जाती है और यही घटना कहलाती है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। तो यहाँ पर सामान्य स्थिति में आपतन कोण का मान क्रांति कोण से कम है तो अपवर्तित किरण पृष्ठ के समांतर नहीं आती, नीचे ही रहती है। लेकिन I बराबर IC अर्थात आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर है तो पृष्ठ के समांतर हो जाती है। लेकिन यदि आपने इस आपतन कोण को क्रांति कोण से भी ज्यादा ले लिया तो ये अपवर्तित किरण जो पृष्ठ के समांतर है वो खड़ी हो जाती है और ये घटना कहलाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो तीनों चित्र कभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। I का मान IC से कम, I का मान IC के बराबर, I का मान IC से ज्यादा। तो I का मतलब आपतन कोण, IC का मतलब क्रांति कोण। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से कम है तो अपवर्तित किरण पृष्ठ के समांतर नहीं रहेगी, नीचे रहेगी। आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर है तो अपवर्तित किरण पृष्ठ के समांतर हो जाएगी। और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा है तो अपवर्तित किरण उसी माध्यम में आ जाती है जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है, उसी माध्यम में रहती है। और इसी घटना को बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूरा बोले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो बताओ पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब हुआ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ जब प्रकाश सघन से विरल में गया और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होता है। क्योंकि क्रांति कोण पर तो आड़ी पड़ती है, अपन को आड़ी नहीं रखनी, अपन को तो उसको क्या करना है, खड़ी करना है। तो यहां पर मैं अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा लिख रहा हूं। इसको मैं राइट ऑफ कर रहा हूं, मिटा रहा हूं और मिटाकर यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा क्या होती है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं। तो देखिएगा, जब प्रकाश टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं, एक टॉपिक को समझने के अंदर वक्त लगता है। कई क्या कहते हैं, आपने यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं 2-2, 4-4, 5-5 मिनट के होते हैं, बच्चे राजी होते रहते हैं कि बढ़िया है ये टॉपिक हो गया 5 मिनट। अरे 5 मिनट में हो क्या गया टॉपिक? चैप्टर में इतना बड़ा होता है, प्रकाश का चैप्टर 10th क्लास के अंदर है, 12th क्लास के अंदर, देखो कितना सारा दे रखा है लाइट के अंदर, प्रकाश के अंदर। और आप संपूर्ण नहीं पढ़ोगे तो आपको परीक्षा के अंदर संपूर्णता नजर नहीं आएगी क्वेश्चन करने के अंदर, फिर कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे फिर नहीं होंगे शेष। और ऐसी स्थिति के अंदर अपन सफलता में अपने आप को स्थापित कर पाए, ये बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए पढ़ाई के अंदर ये याद रखें, एक भूख होनी चाहिए पढ़ाई के अंदर, हंग्री भूख है कि अपन को और ज्यादा चीजें मिले, और ज्यादा चीजें मिले। अधिक से अधिक चीजों को आप पूरे डिटेल से ढंग से एक बार समझ लोगे तो आप उसके अंदर 100% अन्य से परफेक्शन रखोगे। अच्छा, जब प्रकाश सघन माध्यम से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा लिख रहा हूं, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश, सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांति कोण से अधिक कोण, क्रांति कोण से अधिक कोण पर
क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है, क्रांति कोण से अधिक कोण पर जाता है तो अपवर्तित किरण पुनः उसी माध्यम में पहले वाले माध्यम में उसी माध्यम में लौट आती है। इसे शॉर्ट में लिख देता हूं TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। पूरा बोले तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिभाषा है। बताओ प्रकाश सघन माध्यम से बताओ कहां गया था, विरल माध्यम में। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांति कोण से अधिक कोण पर, बताओ आपतन कोण का मान क्या है, क्रांति कोण से अधिक कोण पर जाता है या आपतित होता है। तो ऐसी स्थिति में अपवर्तित जो किरण थी वो क्या होती है, पुनः उसी माध्यम में लौट आती है जिस माध्यम से प्रकाश गया था। तो इस घटना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसलिए मैं परिभाषा लिखूं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांति कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है या जाता है तो अपवर्तित किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR कहते हैं। अच्छा, अब बात यहां पर ये आती है, तो बताओ पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या क्या हुई, क्या क्या कंडीशन है, ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए नेसेसरी है, मस्ट है। तो यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं TIR की शर्तें। TIR का मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। कौन कौन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें? नंबर 1, प्रकाश बताओ सघन से कहां जाना चाहिए, विरल में। और दूसरी शर्त है आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये दो शर्तें जहां पर होगी वहीं पर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और सोचिएगा जब प्रकाश पूरा टकरा के आएगा तो कोई भी चीज ज्यादा चमकदार दिखाई देगी। प्रकाश जब टकरा के आता है ना परावर्तन में वस्तुएं चमकीली अधिक दिखाई देती है। तो आगे जो बात आती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं क्या है, तो इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटनाएं हैं उनमें याद रखो जो भी चमक घटनाएं हैं जिनमें की ज्यादा चमक सी दिखाई देती है वो सब कुछ पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाएं। तो आगे मैं जो बात ले रहा हूं वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं। तो हेडिंग लिख रहा हूं यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं। कौन कौन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं, जरा ध्यान दो घटनाओं में। नंबर 1, पहली घटना को मैं बोल रहा हूं मृग मरीचिका। आप कहोगे गुरुजी ये घटना क्या है मृग मरीचिका, जरा समझिएगा कि मृग मरीचिका की घटना क्या है। तो देखो यहां पर ये कोई सड़क है। आपने कभी देखा होगा रेगिस्तान में जब बहुत दूर तक देखते हैं गर्मियों में, तो आपको रेगिस्तान में दूर तक आप जब देखते हैं तो आपको पानी सा दिखाई देता है कि जैसे कोई पानी सा भरा हुआ है, जबकि वो पानी सा नहीं होता। या यूं समझिएगा गर्मियों में जब सड़क पर अपन दूर तक देखते हैं तो अपन को सड़क पर पानी सा भरा दिखाई देता है, जबकि वहां पर पानी नहीं होता है। यही घटना कहलाती है मृग मरीचिका और संबंधित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। कैसे होती है जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये कोई व्यक्ति है, ये खड़ा हुआ है और यहां पर सड़क पर, माना ये कोई सड़क है या रेगिस्तान है, कुछ भी मान लीजिएगा, सड़क या रेगिस्तान, और माना यहां पर एक पेड़ है, मैंने हरे कलर से बना दिया, ये कोई पेड़ है। अब जब उसकी निगाह सीधी है, यो सामने देख रहा है, जैसे पेड़ है इसको मैं सामने देख रहा हूं, तो इसको एक बिल्कुल सीधा ही पेड़ दिखाई दे रहा है, निगाह सीधी है तो एक पेड़ दिखाई दे रहा है। अच्छा, सूरज की जब बहुत जोर की लाय होती है, लाय का मतलब गर्मी, जब बहुत जोर का सूरज तिलतिलाटी जब धूप होती है तो आपको पता है कि जमीन रेगिस्तान बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है जमीन, और गर्म हो जाती है तो इसका मतलब जमीन का तापमान ज्यादा, और तापमान ज्यादा तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम। क्योंकि याद रखिएगा ताप का उल्टा होता है अपवर्तनांक, और यदि अपवर्तनांक कम है तो बताओ माध्यम कैसा कहलाता है, विरल। पेड़ के आसपास, जैसे पेड़ के आसपास थोड़ी गर्मी कम होती है तो तापमान कम होता है, और तापमान कम है तो अपवर्तनांक ज्यादा, तो बताओ पेड़ के आसपास बताओ कैसा माध्यम है, सघन। तो पेड़ के आसपास सघन माध्यम है, और यहां पर जो जमीन है, सड़क है या रेगिस्तान है, वहां पर कैसा माध्यम है, विरल है। अब क्या होता है, देखो ये व्यक्ति सीधा जब देख रहा था तो इसको एक पेड़ दिखाई दे रहा था, सीधा खड़ा था तो इसको पेड़ दिख रहा था। लेकिन जैसे ही व्यक्ति निगाह को नीचे करता है, मैं सीधा देख रहा हूं तो मुझे पेड़ दिख रहा है, लेकिन जैसे निगाह को नीचे करता है अर्थात सड़क की तरफ देखता है तो इसको यही पेड़ अंदर दिखाई देता है।
अब जितना पेड़ ऊपर दिखाई दे रहा है वैसा ही अंदर दिखाई दे, जितना मैं ऊपर हूं उतना ही अंदर दिखाई दूं। ये कब पॉसिबल है? जब यहाँ पर कोई पानी भरा हुआ है, तो ये सोचता है कि यहाँ पर कोई पानी भरा हुआ है, तभी तो इसको ये पेड़ ऐसे कैसे ही दिखाई देता है, जितना ऊपर है उतना ही यहाँ पर नीचे दिखाई देता है। तो इसने क्या हुआ, सामने देखा तो इसको एक पेड़ दिखाई दिया, लेकिन जैसे सड़क की तरफ निगाह करी यही खड़ा पेड़ अंदर दिखाई दे रहा है। तो और ये कब दिखाई देती है, ये बात कब होती है? ये बात तब होती है जब यहाँ पर कोई पानी सा भरा हुआ है, क्योंकि अपन सोचते हैं जितना अपन ऊपर है उतना ही अपन अंदर दिखाई दे। ये कब पॉसिबल है? जब यहाँ पर कोई पानी भरा हुआ है। तो ये सोचता है कि यहाँ पर कोई पानी है और दौड़ता हुआ उस पानी को तलाशता हुआ ये आता है कि यहाँ पर कोई पानी है। लेकिन यहाँ पर क्या वास्तव में पानी होता है? क्या पानी नहीं होता, ये मात्र एक प्रकाशिक भ्रम है। अब ये घटना कैसे होती है जरा समझिएगा। तो घटना का नाम तो मृगमरीचिका है कि इसने सामने देखा तो पेड़, निगाहों को नीचे करा तो खड़ा हुआ पेड़ ही आपको अंदर दिखाई दे रहा है। लगा यहाँ पर कोई पानी है, कोई जलाशय है, तभी यहाँ पर ये पानी के खड़ा हुआ पेड़ अंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पानी भरा हुआ है तो उसके अंदर अपन खड़े होते हैं तो अपनी पूरी की पूरी वहां पर इमेज, प्रतिबिंब दिखाई देता है। घटना कैसे होती है जरा समझिएगा। पेड़ के आसपास तापमान कम, अपवर्तनांक ज्यादा, माध्यम सघन। और जो सड़क है या रेगिस्तान है वहां पर तापमान ज्यादा, अपवर्तनांक कम, विरल माध्यम। और प्रकाश जब सघन माध्यम से कहां आता है? विरल माध्यम में। तो बताओ कौन सी घटना होती है? पूर्णांतिक परावर्तन। तो जैसे ही प्रकाश इस पेड़ से आया और सघन माध्यम से, बताओ कौन से माध्यम आया? विरल। तो सीधा टकरा के ये हो गया, तो ये हो गया पूर्णांतिक परावर्तन। पूर्णांतिक परावर्तन मैंने यही तो बताया था, किरण आई और आके पुनः उसी माध्यम में लौट गई। तो ये आया और ये, अब प्रकाश की किरण आंख में सीधे एंटर होती है, बांक नहीं होती। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधा चलता है। तो यदि ये बांक इसको पीछे की ओर बढ़ाए तो ये बताओ, ये पीछे की ओर एक किरण सीधी को अपन बढ़ाए तो सीधी किरण बताओ किसकी बन रही है? ये सीधी किरण बढ़ाएंगे तो पीछे की तरफ इमेज इसकी बढ़ेगी। और ये बताओ, ये प्रकाश की किरणें किसकी थी? इस पेड़ की। तो बताओ इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर प्रतिबिंब किसका बढ़ेगा? पेड़ का। इस पेड़ से असंख्य किरणें आती है, तो मैंने एक किरण बताई, ऐसे असंख्य किरणों का पूर्णांतिक परावर्तन है और उनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो चूंकि ये किरणें पेड़ की थी तो प्रतिबिंब किसका नजर आता है? पेड़ का। तो सामने देखने पर तो इसको एक पेड़ नजर आता है, लेकिन निगाहों को नीचे करने पर वही खड़ा पेड़ आपके सड़क के अंदर या रेगिस्तान जो है उसमें अंदर दिखाई देता है। सोचता है कि यहां पर कोई पानी भरा हुआ है और घटना है मृगमरीचिका। अब बात यह आती है कि गुरुजी ये घटना मृगमरीचिका, इसको मृग से क्यों जोड़ा? मृग का मतलब हरिण होता है। हरिण, हरिण कहो चाहे हरिण कहो, ये तो सही शब्द है, लेकिन हिरण नहीं होता। कई तो बोलते हैं हिरण। हिरण अशुद्ध वर्तनी है हिंदी के अंदर, या तो हरिण कहो या फिर मृग बोल दो। और इसको मृग से क्यों जोड़ा? मृगमरीचिका मृग से इसलिए जोड़ा, आपने कभी देखा होगा मृग जो होता है, हरिण जो होता है, ये बहुत उदास रहता है। मृग अभ्यारण्य के अंदर जाना बहुत उदास सा रहता है, खुशी नहीं रहती इसके। एक बार मैं मृग अभ्यारण्य में गया और मैंने मृग से पूछा, उसको पुचकारा और पुचकार के पूछा कि भाई तू इतना उदास क्यों रहता है? तो पहले तो बोला ही नहीं, वो बहुत अच्छे से पुचकारा, तब जाके बोला कि उसने एक ही बात कही कि गुरुजी मुझको मिल नहीं रही। मैंने कहा कि यार तुझे क्या नहीं मिल रही? तो क्या ऐसी चीज है जिसके कारण तू उदास रहता है? तू कह रहा है मुझे मिल नहीं रही। तो वो कहता है गुरुजी मुझे तो मिल नहीं रही। तो मैंने पूछा तुझे क्या नहीं मिल रही? मैं सोचने लग गया पता नहीं इसको क्या नहीं मिल रही। तो फिर उसने बोला कि गुरुजी मुझको एक सुगंध नहीं मिल रही, और इस सुगंध की तलाश में मैं इधर से उधर भटकता रहता हूं, और वो सुगंध जब मुझे मिलती नहीं है तो मैं हमेशा उदास रहता हूं कि आखिरकार ये सुगंध आती कहां से है। जैसा कि आप जानते हो कि जो हरिण होता है उसकी नाभि अर्थात टूंडी में कस्तूरी होती है, और कस्तूरी से सुगंध निकलती रहती है। और जब हरिण जो है बच्चा के बाद में जब उसमें कॉन्शियस आता है, दिमाग थोड़ा सा परिपक्व होता है, तो वह उस कस्तूरी की सुगंध के अंदर भटकता रहता है इधर से उधर, और वो हमेशा सूंघता रहता है कि यार ये सुगंध आती कहां से, जबकि आप खुद की नाभि के अंदर टूंडी में जो कस्तूरी है उससे आती है, लेकिन इधर से उधर भटकता रहता है। वहां सूंघेगा, दिन भर भटकता रहता है, और वो हमेशा इसी चिंता में रहता है कि यार ये सुगंध आखिर आती कहां से है। कि जैसे मृगा नाभि कस्तूरी वन वन फिरत उदासी, जिस प्रकार से मृग तेरी नाभि में कस्तूरी है, और उसके बाद में जो हरिण है जैसे मृगा नाभि कस्तूरी वन वन फिरत उदासी, पूरे वन के अंदर हरिण जो है ये उदास मन से घूमता रहता है। मोए सुन सुन आवत हंसी,
कवि कहता है कि इस दृश्य को देखकर मुझे हंसी आती है कि जैसे मृगा नाभि कस्तूरी वन वन फिरते उदासी मोए सुन सुन आवत हंसी। कि आप जिसकी तलाश में जा रहे हो वो वहां पर है ही नहीं, वो तो खुद के पास में है। मनुष्य कहता है मुझे शांति मिल जी है, शांति मिल जी है, शांति कहां से मिल जी है? शांति तो खुद के पास में है। अर्थात जिसकी तलाश में आप इधर से उधर भटक रहे हो वो तुम्हारे पास में है। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य भी इस पानी की तलाश के अंदर, इसको लगा कि यहां पर पानी है और उस पानी की तलाश में यहां पर गया, लेकिन ये प्यासा ही रह गया क्योंकि वहां पर पानी है ही नहीं। मृग अर्थात हरिण भी उस सुगंध की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन वह सुगंध होती ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये व्यक्ति भी सोचता है कि यहां पर पानी है और उस पानी के पास पहुंचता है, लेकिन वहां पर पानी होता ही नहीं है। केवल इसका एक भ्रम होता है, केवल यहां पर एक प्रकाशिक भ्रम है। जिसकी तलाश में आप गए वो आपको नहीं मिले, इसीलिए बोलते हैं मृग मरीचिका मृग तृष्णा। तो मृग मरीचिका से जोड़ने का तात्पर्य यही है कि आप जिसकी तलाश में गए वो वहां पर है ही नहीं। सोचा इसने कि यहां पर पानी है और पानी को मैं पी के अपनी प्यास बुझा लूं, लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए प्यासा ही रह गया क्योंकि ये इसका केवल एक भ्रम था। प्रकाशिक भ्रम के कारण यहां पर पानी नजर आता है जबकि पानी होता ही नहीं है। मृग भी इधर से उधर भटकता रहता है उस सुगंध की तलाश में, लेकिन उधर सुगंध होती नहीं है। सुगंध तो खुद के पास होती है, इसलिए घटना का नाम पड़ा मृग मरीचिका। अच्छा, और देखो आप और कौन कौन सी घटना है मृग मरीचिका के बाद में। मृग मरीचिका के बाद में अगली जो घटना है, अगली घटना है उन्मरीचिका। आप कहोगे गुरुजी उन्मरीचिका ये कौन सी आ गई? मृग मरीचिका उन्मरीचिका। आपने देखा होगा समुद्रों में जो जहाज है उनको जब दूर तक होते हैं, जहाज जब उनको देखते हैं तो ऐसी स्थिति में जहाज समुद्र के जो पानी का लेवल है उससे ऊंचे उठाए दिखाई देते हैं। समुद्रों में जो जहाज है जब दूर से अपन देखते हैं तो ऊंचे ऊंचे से, जैसे आकाश में ऐसे ऊंचे से दिखाई देते हैं। उसका कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है और यह घटना कहलाती है उन्मरीचिका। आप इसको आंशिक रूप से इतना से ध्यान रखिएगा कि ये समुद्र है, ये पानी है। पानी की विशिष्ट उष्मा दुनिया में जितने भी ठोस और द्रव है उनमें सबसे ज्यादा है। इसका मतलब पानी धीरे धीरे गर्म होता है, तो धीरे धीरे गर्म होता है तो यहाँ पर समुद्र के जो पानी है उसका तापमान कम है, और तापमान कम है तो बताओ अपवर्तनांक क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि ताप का उल्टा चलता है अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक ज्यादा है, बताओ समुद्र के पानी के आसपास माध्यम कैसा हो गया? सघन। और ऊपर वायु गर्म हो गई, ऊपर वायु ज्यादा गर्म है, समुद्र के ऊपर की तरफ ये वायु, उसका तापमान ज्यादा, तापमान ज्यादा, अपवर्तनांक कम, अपवर्तनांक कम, तो बताओ माध्यम कैसा है? विरल। तो आप सोचो जब अपन ने इस घटना में मृग मरीचिका में ऊपर वाला माध्यम सघन था, नीचे वाला विरल था, तो पेड़ आपको गहरा दिखाई दिया था, नीचे दिखाई दिया था। यहां घटना उल्टी हो गई, यहां नीचे वाला माध्यम सघन है, ऊपर वाला विरल है, तो जो भी जहाज यहां पर तैर रहा है वो ऊपर उठा दिखाई देगा। यहां पर कोई भी चीज जब ऊपर आपने सघन लिया, नीचे विरल लिया, तो आपको डेप्थ में दिखाई दी, गहरी दिखाई दी। लेकिन वही चीज यदि अपन घटना उल्टा कर लेते हैं, ऊपर वाला विरल कर दिया सघन की जगह और नीचे वाला विरल की जगह सघन कर दिया, तो जो चीज गहरी दिखाई दे रही है वो ऊटी दिखाई देती है। तो समुद्रों में ये जो जहाज है ये ऊंचे उठे दिखाई देते हैं। तो समुद्रों में तैर रहे जो जहाज है दूर से देखने पर ऊंचे उठाए दिखाई देते हैं। घटना कहलाती है उन्मरीचिका। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी मृग मरीचिका, उन्मरीचिका और कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है? तो कांच में आए दरार का चटका, कांच में आए दरार का चमकीला दिखाई देना, या कांच में जब दरार आ जाती है तो चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है। तो यहां पर तीसरी जो घटना है, कांच में आए, कांच में आए, कांच में आए दरार का, दरार का चमकीला, कीला चमकीला, खाई, खाई का मतलब दिखाई देना, या चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना। आप देखो ये कांच है और कांच में ये दरार आ गई, दरार का मतलब बीच में वायु आ गई। तेरे और मेरे बीच में दरार आ गई, अर्थात तेरे और मेरे बीच में कोई नहीं, अब तो वायु आ गई। अब यहां पर बताओ ये वायु है और ये कांच है। अब बताओ कांच क्या है? सघन है, और वायु क्या है? विरल है। अब प्रकाश जब सघन से विरल में जाकर पूर्णांतिक परावर्तन होगा नहीं होगा, इसलिए चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है। तो कांच में आए दरार का चमकीला दिखाई देना, या चटका हुआ भाग, चटका, चटका हुआ भाग, ये भी आ सकता है, चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है। बताओ किसकी घटना है ये? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सभी घटनाएं आपको मैंने अभी बताया था
ये सभी आपको टेलीग्राम पर साइंस फट जो चैनल है उस पर आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर जो पीडीएफ मैंने डाल रखी है उसमें सब कुछ ये लिखा हुआ है। और अगली जो बात करें नंबर 3, नंबर 4, पानी में वायु के बुलबुले का चमकदार दिखाई देना। पानी में वायु के बुलबुले का, पानी में वायु के बुलबुले का चमकदार दिखाई देना, ये भी घटना है। जैसे पानी है और पानी के अंदर ये बुलबुला है। अब बुलबुले के अंदर क्या, बुलबुले के अंदर तो है वायु। अब यहां पर ये क्या माध्यम है, सघन, और वायु क्या है, विरल। तो प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो पूरी पे टकरा के आएगी। तो बुलबुला कैसा दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। तो पानी में वायु के बुलबुले का चमकदार दिखाई देना, ये भी घटना है किसकी, बोलो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। अन्य घटनाओं की यदि अपन बात करें तो नंबर 5, पानी के अंदर यदि खाली रीति का मतलब खाली रीति है, ये तो रीति परख नली या खाली परख नली को अपन डुबोते हैं तो परख नली का डूबा हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है। परख नली कोई खाली टेस्ट ट्यूब, टीटी बोलते हैं शॉर्ट में, टेस्ट ट्यूब टीटी, तो उसको यदि अपन पानी के अंदर डाल देते हैं और खाली परख नली है वो, तो उसका डूबा हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, क्योंकि वही है यहाँ पर सघन और अंदर क्या है, परख नली के अंदर क्या है, वायु मतलब विरल। तो सघन से विरल में जाएगा, प्रकाश टकरा के आएगा तो चमकीला दिखाई देता है। तो यहां पर मैं लिख दूं पानी में खाली परख नली का डूबा हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है। उसका कारण पूर्णांतिक परावर्तन है। लेकिन याद रखिएगा, यदि परख नली पानी से भरकर अपन डुबोते हैं, तो फिर इतनी सघनता विरलता नहीं होती है। और यही कारण है कि यहां पर भरी हुई परख नली को पानी में डुबोने पर ज्यादा भाग चमकीला दिखाई नहीं देता। इसलिए यहां पर खाली परख नली ली, क्योंकि अच्छी सघनता विरलता होगी तभी वहां पर अच्छी पूर्णांतिक परावर्तन की घटना होती है। तो याद यहां पर क्वेश्चन ये भी आता है, यदि परख नली को पानी से भरकर डुबोए तो क्या होगा, तो फिर वहां पर चमकीला भाग दिखाई नहीं देगा। कब दिखाई देगा, जब परख नली कैसी है, खाली है। तो पानी में खाली परख नली को डुबाने पर पानी में खाली परख नली का डूबा हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है। ये भी आपके पूर्णांतिक परावर्तन की घटना है। और कौन कौन सी घटनाएं हैं पूर्णांतिक परावर्तन की, तो एक महत्वपूर्ण घटना जो परीक्षाओं में लोकप्रिय है, ऑप्टिक्स में बच्चों एक घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है ऑप्टिक्स के अंदर, जैसे परावर्तन की घटनाएं, अपवर्तन घटना, पूर्णांतिक परावर्तन घटना, वर्ण विक्षेपण की घटना है। तो घटनाएं बहुत है ऑप्टिक्स के अंदर, व्यतिकरण की घटनाएं, विवर्तन की घटना, ध्रुवण की घटनाएं। तो ये घटनाएं जो होती है, प्रकीर्णन की घटनाएं, आपको पता होना चाहिए कि यार कौन सी घटना जो है वो किससे से संबंधित है। तो ये सभी घटनाएं पूर्णांतिक परावर्तन की है। उससे पहले मैंने अपवर्तन की वीडियो में अपवर्तन की घटनाएं पढ़ाई, आगे अपन और पढ़ेंगे तो उसके अंदर अन्य चीजें पढ़ेंगे। इसलिए आपको क्या है, घटनाएं जो है ये अच्छे से याद होनी चाहिए कि संबंधित घटना किससे एसोसिएट है, किससे जुड़ी हुई है। अच्छा, अब यहां पर और बात करें तो अगली जो घटना है उसका नाम है, जो भी है पांचवा छठा बिंदु जो भी है देख लेना, और उसका नाम है प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशिक तंतु भी एक घटना है ऑप्टिकल फाइबर। क्या होता है, कांच के पतले पतले रेशे, संयुक्त कांच या क्वार्ट्ज तंतु या सिलिका कांच तंतु, मैं बोल रहा हूं संयुक्त कांच या क्वार्ट्ज तंतु या सिलिका कांच तंतु के पतले पतले रेशे लेकर नलियां बनाते हैं। पतले पतले रेशे लेकर क्या बनाते हैं, नलियां बनाते हैं उन रेशों से। और यहां पर दो नली बनाते हैं, एक नली के ऊपर एक नली और बनाती, एक तरह से दोहरी नली बना दी, एक नली उसके पास ऊपर एक नली और। अंदर वाली नली जो होती है ये ज्यादा अपवर्तनांक की बनाते हैं, इसको बोलते हैं सघन, और ऊपर वाली नली कम अपवर्तनांक की होती है, उसे बोलते हैं विरल। मैं आपको समझा रहा हूं प्रकाशिक तंतु क्या होता है। अंदर वाली जो नली है इसे अपन क्रोड कहते हैं, क्रोड, और बाहर वाली नली जो उसके ऊपर है उसे बोलते हैं क्लेडिंग। तो एक तरह से दोहरी दीवार जो मान लीजिए, एक नली के ऊपर एक नली और होती है, और ये नलियां संयुक्त कांच या सिलिका कांच तंतु या क्वार्ट्ज तंतु, सिलिका संयुक्त कांच या क्वार्ट्ज तंतु या सिलिका कांच तंतु की बनी होती है, सिलिका कांच तंतुओं की बनी होती है नलियां।
ठीक है। अब नली कैसी बनाई, अंदर वाली नली का अपर्तनांक थोड़ा सा ज्यादा लिया और उसके ऊपर जो दूसरी नली बनाते हैं उसके ऊपर उसका अपर्तनांक थोड़ा सा कम है, तो अंदर वाली नली सघन, उसे क्रोड़ कहते हैं, और उसके ऊपर वाली जो नली है उसे विरल या क्लेडिंग। तो ऐसे एक बेलन सा बढ़ाया अंदर वाला और एक बाहरी बेलन। अब जैसे प्रकाश को अपन भेजेंगे, प्रकाश संकेत है, प्रकाश संकेत है, प्रकाश को जैसे भेजेंगे तो प्रकाश क्या होगा, यहां पर सघन है और बाहर वाला विरल है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, पूरा पूरा टकरा के इधर आएगा, फिर पूर्णांतिक परावर्तन हो गया इधर गया, फिर पूर्णांतिक परावर्तन इधर आया, और प्रकाश संकेत बिना किसी क्षति या क्षीणन के लंबी दूरी तक चले जाते हैं, इसी का नाम है ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, अंग्रेजी में ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। और एक क्वेश्चन परीक्षा में बहुत लोकप्रिय है कि प्रकाशिक तंतु किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा पूर्णांतिक परावर्तन पर। अब प्रकाशिक तंतु की स्ट्रक्चर में दो नलियां होती है, दो बेलन होते हैं, एक के ऊपर एक, ऐसे मानिएगा, अंदर वाली नली सघन, बाहर वाली नली विरल, और जब प्रकाश क्रोध के बाद में क्लेडिंग से टकराता है तो सघन से विरल में टकराने के कारण इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और प्रकाश बिना किसी क्षति या क्षीणन के लंबी दूरी तक प्रकाश संकेतों को भेज सकते हैं, प्रणाली कहलाती है प्रकाशिक तंतु। ये जो प्रकाशिक तंतु प्रणाली है, इस प्रकाशिक तंतु प्रणाली का जो उपयोग किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का, एक तो प्रकाश संकेतों को दूर संचार क्षेत्र में प्रकाश संकेतों को लंबी दूरी तक भेजने के अंदर काम में लेते हैं, तो एक तो दूर संचार में काम में आता है, एक चिकित्सा के अंदर एंडोस्कोपी में भी काम में आता है, चिकित्सा के क्षेत्र में एंडोस्कोपी जब करते हैं तो उसमें भी प्रकाश संकेतों को काम में लेते हैं। आप सोचिएगा कि यदि अपने मुंह से या कोई चीरा करके या पहले से जो हॉल है मुंह, वहां से अब अंदर की कोई चीज देखनी है, शरीर के अंदर कोई चीज देखनी है, अब बाहर तो ये चीज कोई भी आपको हाथ में दिखाई दी जाए क्यों उजाला है, लेकिन शरीर के अंदर की कोई चीज देखनी है, तो शरीर के अंदर तो कोई लट्टू थोड़ी जुड़ रहा है, अरे अपने शरीर के अंदर कोई लट्टू है, उजाला है शरीर के अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो क्या होता है, जो भी नली डालते हैं उस नली में ये आपके ऑप्टिकल फाइबर नली भी होती है, उसको ऑपरेट करने के लिए और कोई चीज तो होती है, तो जो नलियों का कैमरा भी होता है देखने के लिए, कैमरा भी है, तो नलियों का एक समूह होता है, उसमें कैमरा भी होता है, उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर नली भी होती है, और उसको काटने पीटने के लिए जो भी उसके पास व्यवस्था होती है वो वहां पर सर्जन जो है वो डालता है। अब मुंह में जब ये चीज को डालता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जैसे बाहर से प्रकाश भेजेंगे तो बाहर से प्रकाश इस प्रकार से प्रकाश संकेत अंदर चल जाता है, और अंदर शरीर के अंदर वहां पर जो भी चीज को देखना है वो आसानी से दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर उजाला हो जाता है, प्रकाश आता है। तो एंडोस्कोपी के अंदर इस प्रणाली को काम में लिया जाता है, तो एंडोस्कोपी के अंदर प्रकाशिक तंतु को काम में लिया जाता है। और याद रखिएगा ये जो प्रकाशिक तंतु है ये आधारित है किस पर, पूर्णांतिक परावर्तन पर, तो पूर्णांतिक परावर्तन की ही ये घटना है। अच्छा, और आप कहोगे गुरुजी और कौन सी घटना है जो आपके पूर्णांतिक परावर्तन पर आधारित है, तो अन्य घटनाओं की यदि अपन बात करें तो अन्य घटनाओं में तो पूर्णांतिक परावर्तन पर बेस है जो घटना है उसमें हीरे की चमक, 7वां नंबर डाल देता हूं, हीरे की चमक, हीरा चमकता है तो हीरे की चमक। अब हीरे में क्या होता है कि प्रकाश जो है हमेशा उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है सतहों की, फलकों की, कि प्रकाश हमेशा आपतन कोण जो मान होता है वो हमेशा क्रांति कोण से ज्यादा होता है। और बताओ आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होगा, पूर्णांतिक परावर्तन है। और हीरे में प्रकाश अंदर जाके एंटर होने के बाद में इधर से उधर जाता रहता है और हीरा जो है वो चमकता रहता है, क्योंकि प्रकाश उसके अंदर इधर से उधर घूमता रहता है। तो हीरे का चमकना याद रखिएगा ये भी पूर्णांतिक परावर्तन की घटना है। अन्य घटनाओं की बात करें अपन तो अन्य घटनाओं के अंदर जो आती है वो आती है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म ये भी एक घटना है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, इन्हीं को अपन बोलते हैं पोरोप्रिज्म। पोरोप्रिज्म, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म या पोरोप्रिज्म जो होता है ये भी इसकी एक घटना का नाम है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म या पोरोप्रिज्म। पोरोप्रिज्म क्या होता है ये होते हैं समकोणिक समद्विबाहु प्रिज्म। समकोणिक समद्विबाहु प्रिज्म होते हैं, समकोणिक समद्विबाहु प्रिज्म होते हैं। समकोणिक का मतलब एक कोण 90 डिग्री, समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर, और पक्का है एक कोण 90 डिग्री, दो भुजा बराबर है तो अन्य दो कोण कितने होंगे, बराबर बराबर होंगे, 45-45। तो समकोणिक समद्विबाहु प्रिज्म होते हैं और इन्हीं को बोलते हैं पोरोप्रिज्म, आधारित है पूर्णांतिक परावर्तन पर। आप कहोगे प्रिज्म क्या करते हैं, जरा देखिएगा। ये प्रिज्म क्या करते हैं, ये या तो प्रकाश जो है उसको लंबवत कर देते हैं या प्रकाश को बिल्कुल 180 डिग्री पर विपरीत कर देते हैं। मतलब कोई खड़ी चीज ये है, ये कोई चीज है ऐसे, इसको आपको आड़ा करना है, खड़ी को आड़ा करना है तो ये प्रिज्म कर देंगे,
या यदि कोई चीज ये है और इसको यूं उल्टा करना है, मैं खड़ा हूं मुझको उल्टा देखना है, तो अभी ये प्रिज्म कर देंगे। तो ये प्रिज्म कैसे करते हैं, तो ये आप यहां पर देखिएगा कि ये प्रिज्म कैसे काम करते हैं। तो समकोणिक समद्विबाहु प्रिज्म, इनका नाम है पॉरो प्रिज्म, और ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये काम करते हैं। जैसे ये समकोणिक समद्विबाहु मैंने एक प्रिज्म बनाया, ये कोण 90 डिग्री, ये दोनों कोण 45 डिग्री। अब देखना ये खड़ी जो चीज है उसको आडी कैसे करते हैं। ये कोई वस्तु है खड़ी और उसका नाम मैंने दे दिया ए बी, वस्तु का नाम दे दिया मैंने ए बी। अब देखना ये गई प्रकाश किरण इधर आई, फिर उसके बाद में ये गई प्रकाश किरण इधर आई। तो बताओ ये जो है प्रकाश की किरण यों गई और प्रिज्म से टकरा के आ गई। तो बताओ एक खड़ी वस्तु जो है बताओ आडी हुई नहीं हुई। तो प्रकाश की किरण को क्या कर दिया इन्होंने, लंबवत कर दिया। तो वस्तु जो है ए बी बी, अर्थात यदि कोई खड़ी वस्तु है उसको आडी कर दी, अर्थात प्रकाश की किरण को लंबवत कर दिया। प्रकाश की किरण को क्या कर दिया इन्होंने, लंबवत कर दिया। तो ये आपके इसका उपयोग है कि प्रकाश किरणों को 90 डिग्री पर मोड़ दिया। प्रकाश की किरणों कितने पर मोड़ दिया, लंबवत कर दिया। प्रकाश किरण को लंबवत या 90 डिग्री पर मोड़ दिया, 90 डिग्री पर मोड़ दिया। या तो वो तो 90 डिग्री पर मोड़ दिया या लंबवत कर दिया, एक ही बात है। लंबवत कर दिया या 90 डिग्री पर मोड़ दिया, ये दोनों आते हैं कि प्रकाश की किरण को लंबवत कर दिया या 90 डिग्री पर मोड़ दिया, 90 डिग्री पर मोड़ दिया। तो ये बताओ कैसा प्रिज्म है, समकोणिक समद्विबाहु प्रिज्म। पूर्णांतिक परावर्तन हो गया और पूर्णांतिक परावर्तन हो गया। ऐसे ही ये प्रिज्म एक काम और करते हैं। और एक काम क्या करते हैं ये कि वस्तु को जस्ट विपरीत कर देते हैं और उल्टा कर देते हैं। प्रकाश की किरण को 180 डिग्री पर मोड़ देते हैं। कैसे करते हैं 180 डिग्री पर, कैसे मोड़ते हैं, तो देखो जरा। ये मैंने एक प्रिज्म और लिया, अब क्या मैंने इसको ऐसे रख दिया, वही समकोणिक समद्विबाहु प्रिज्म है। और यहाँ पर ये कोई मैंने वस्तु ले ली, ये मैंने कोई यहाँ पर एक वस्तु ली, ये माना ए है और ये माना बी है। ये वस्तु का नाम है ए बी। अब देखो ये वस्तु जो ए बी है ना, ये यूं हो जाएगी। अब आप कहोगे कैसे, तो देखो ए और ये बी बी। तो देखो ए वाली प्रकाश किरण इधर गई इधर आई, तो ए और ये हो गई बी बी। अब बताओ, पहले बताओ ए कहां था, ऊपर। अब बताओ ए कहां हो गया, नीचे। पहले बी कहां था, नीचे। अब बी कहां हो गया, ऊपर। तो बताओ जो वस्तु यों थी वो वस्तु यों हो गई। तो बताओ प्रकाश की किरण को कितने पर मोड़ दिया, 180 डिग्री पर। तो ये भी इसका एक उपयोग है कि प्रकाश किरणों को 180 डिग्री पर मोड़ देते हैं। तो प्रकाश किरण को, ये प्रकाश की जो किरणें हैं, प्रकाश किरण को 180 डिग्री पर मोड़ देते हैं। और ये जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब जो है वो क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो वस्तु को भी क्या कर दिया इन्होंने, उल्टा कर दिया। 180 डिग्री पर मोड़ देते हैं एवं प्रतिबिंब जो है वो उल्टा हो जाता है। तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, मोड़ देते हैं एवं प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्या हो गया, वस्तु का उल्टा हो गया। वस्तु तो यह सीधी थी, प्रतिबिंब उल्टा हो गया। देखो ए बी और यह हो गया बी ए, प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है। तो ये भी बताओ क्या पढ़ा आपने, ये भी पूर्णांतिक परावर्तन पर आधारित घटना है और इनको बोलते हैं समकोणिक समद्विबाहु प्रिज्म, इन्हीं का नाम है पॉरो प्रिज्म। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं लास्ट में, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। बहुत सारे बच्चे बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेट दर्शा रहे हैं और वो कमेंट बॉक्स के अंदर लगातार क्वेश्चन जो मैं देता हूं उसका आंसर वो बताते हैं, और ये खुद को भी एक अच्छा एहसास करने का तरीका है। मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन का वहां पर आंसर देता हूं कि वो क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर जो है वो आपका सही है या नहीं है। तो यदि सही है तो मैं वहां पर करेक्ट लिखता हूं, यदि कुछ गलत है तो मैं वहां पर गलत भी लिखता हूं। लेकिन बहुत सारे बच्चे या तो यहां तक पहुंचते नहीं है या फिर वो क्वेश्चन करने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाते। और जब तक आप अपने कदमों को पढ़ाई के प्रति आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक हमेशा परेशानियों से जूझना ही पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई को तो एंजॉय में लीजिएगा और जो भी कुछ कहा जाता है उस कहने पर गौर करिएगा ताकि आप अपने आपके अंदर पूरी तरह से निखार ला सको। तो जहां पर क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन मैं जो आपको यहां पर दे रहा हूं वो क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की किरण का विभिन्न अपवर्तनांक। क्वेश्चन है प्रकाश की किरण का विभिन्न अपवर्तनांकों ईटा 1 ईटा 2
ईटा 3 व ईटा 4 में पथ को निम्न चित्र में दर्शाया गया है। पथ को निम्न चित्र में दर्शाया गया है। प्रकाश की किरण का विभिन्न अपवर्तनांकों ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3 व ईटा 4 में पथ को निम्न चित्र में दर्शाया गया है। तो कौन सी स्थिति में प्रकाश का वेग बढ़ेगा। ये यहां पर आपके क्वेश्चन है। अब मैं आपको चित्र बना देता हूं, क्योंकि लिखा है ना प्रकाश की किरण का विभिन्न अपवर्तनांकों क्या विभिन्न नहीं पढ़ने में थोड़ा सा, विभिन्न अपवर्तनांकों ईटा 1 अपवर्तनांकों ईटा सकते हैं, ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3 व ईटा 4 में पथ को निम्न चित्र में दर्शाया गया है। तो कौन सी स्थिति में प्रकाश का वेग बढ़ेगा। यहां पर मैं डायग्राम बना रहा हूं और डायग्राम में ये चित्र बना रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सी स्थिति में वेग बढ़ेगा। ये पहला वाला माध्यम ईटा 1 है, ये ईटा 2 है और ये वाला माध्यम है ईटा 3। ये अविलंब है। देखो क्या है, प्रकाश की किरण आई, ये अविलंब है, थोड़ा बड़ा लिखो, ये प्रकाश की किरण आई, इसका मूल पथ ये था, लेकिन ऐसी स्थिति में ये यूं हो गई। फिर उसके बाद में जब यहां आई तो इसका अविलंब बनाओ, तो इसका अविलंब कैसे बनेगा बोलो, इसका अविलंब ऐसे बढ़ेगा। फिर उसके बाद में इसका वास्तव में पथ तो ये था नहीं, लेकिन ये यूं हो गई, दूर हो गई। फिर ये यहां पर पहुंची तो यहां पर फिर एक अविलंब बनाया। इस चित्र तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में यहां पर। अब बताओ इसका वास्तव में पथ तो ये था नहीं, लेकिन ये वापस यूं हो गई। अब यहां पर ये चित्र जो है ये ऐसा है जिसके अंदर प्रकाश की किरण यहां से यहां आई, यहां से आई, यहां से यहां आई। अब बताओ आपको ये कह रहा है कौन सी स्थिति में प्रकाश का वेग बढ़ेगा। अब यहां पर ऑप्शन ऐसे है, जब प्रकाश ईटा 1 से ईटा 2 में जाएगा। ऑप्शन है प्रकाश जब ईटा 1 से ईटा 2 में जाता है, ईटा 1 से ईटा 2 में जाता है। दूसरा ऑप्शन है ईटा 2 से ईटा 3 में जाता है, ईटा 2 से ईटा 3 में जाता है। तीसरा ऑप्शन है ईटा 1 से ईटा 2 में जाता है। दूसरा ऑप्शन ईटा 2 से ईटा 3 में जाता है। तीसरा ऑप्शन ये है दोनों ही स्थितियों में प्रकाश का वेग बढ़ेगा। दोनों ही स्थितियों में और राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन यह है इनमें से कोई नहीं। यहां पर मैंने 4 ऑप्शन लिखे कि बताओ कौन सी स्थिति में प्रकाश का वेग बढ़ेगा। जब प्रकाश ईटा 1 से ईटा 2 में जाता है। दूसरा ऑप्शन है जब ईटा 2 से ईटा 3 में जाता है। तीसरा है कि दोनों स्थितियों में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, हल्का सा मैं हिंट दे देता हूं इसका क्या है। आप सोचो ये प्रकाश की किरण है और प्रकाश की किरण अपने वास्तविक पथ से अवलंब के पास आती है। तो बताओ ये अवलंब था नहीं था। और यदि कोई भी प्रकाश किरण अपने मूल पथ यही था और मूल पथ से अवलंब के पास आती है, तो बताओ पास कब आएगी, जब नीचे वाला मजबूत है या कमजोर है। तो आप कहोगे मजबूत है, इसका मतलब ये वाला माध्यम सघन है। और बताओ ये वाला माध्यम क्या है, विरल है। अब बताओ अगली स्थिति में क्या हुआ, जब प्रकाश किरण अब ईटा 2 से ईटा 3 में जा रही है, यहां आ गई। ये इसका मूल पथ है, लेकिन मूल पथ से भटक गई, दूर जा रही है अवलंब से क्या जा रही है, दूर जा रही है। अब बताओ अवलंब से जब दूर जा रही है, तो बताओ यहां से जब यहां जाएगी और अवलंब से दूर जा रही है, तो अवलंब से दूर कब जाती है प्रकाश की किरण, अपने मूल जो पथ है उसमें अवलंब से दूर कब भटकती है, जब नीचे वाला क्या है, कमजोर। और कमजोर है, बताओ ये वाला माध्यम कैसा है, विरल। तो माध्यमों की पहचान हो गई। अब बताओ प्रकाश का वेग कब बढ़ता है। प्रकाश का वेग कब बढ़ता है, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है, सघन से विरल में जाता है। प्रकाश का वेग कब बढ़ता है, जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है, सघन से विरल में जाता है। बस यहीं पर इसका आंसर है कि सघन से विरल में जाता है, विरल से सघन में जाता है। उसके अनुसार मैंने 4 ऑप्शन बनाए कि जब प्रकाश ईटा 1 से ईटा 2 में जाएगा, कि जब ईटा 2 से ईटा 3 में जाएगा, या दोनों ही स्थितियों में प्रकाश का वेग बढ़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको ये आंसर आना चाहिए कि ये स्थिति आएगी या ये आएगी, या दोनों स्थिति आएगी, या इनमें से कोई सी भी स्थिति नहीं आएगी। हिंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया
कि प्रकाश यहाँ पर विरल है, ये माध्यम सघन है, ये विरल है। सघन विरल का पता कैसे चला? अपन ने प्रकाश का जो पथ है उसके बाद में अपवर्तित किरण अवलंब के पास आ रही है या दूर जा रही है उससे पहचान लिया। यहाँ पर ये मूल पथ से अवलंब के पास आई तो ये सघन माध्यम है, अगले वाले में ये मूल पथ से अवलंब से दूर गई तो विरल माध्यम है। और इतना सा हिंट और बोल देता हूं, प्रकाश का वेग सघन से विरल में जाने पर बढ़ता है या विरल से सघन में जाने पर बढ़ता है, वही इसका राइट आंसर होगा। अब इतना आपको सोच के इसका आंसर बताना है कि ए सही है कि ब सही है कि स सही है कि द सही है। तो ये आज अपन ने जो टॉपिक पढ़ा उसका नाम था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूरा जो टॉपिक है उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया, सब कुछ इसके जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो बनती है परीक्षाओं की उसको अपन ने यहाँ पर कंप्लीट किया है। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।